नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स और टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ हीट पंप वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल टेक्स इन हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर। याद रखें कि किसकी बात की गई, सबसे पहले हीट पंप की। तो हीट पंप आपको याद रखना, उसका डाटा दिया है फ्रॉम रिजर्वायर एट 5 डिग्री सेल्सियस पर। आगे लिखा एंड डिलीवर्स हीट टू अ रिजर्वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस पर। हीट ले कहां से रहा, जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और डिलीवर कितने पर कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर। आगे लिखा द हीट पंप इज ड्रिवन बाय रिवर्सिबल हीट इंजन। याद रखें, दूसरा यहां पर हीट इंजन की बात की गई, क्योंकि इसको जो ड्राइव कर रहा है हीट पंप को, वह कौन कर रहा है, हीट इंजन कर रहा है। हीट पंप को कौन चला रहा है, हीट इंजन चला रहा है। तो इसमें हीट इंजन की भी बात की गई और हीट पंप की भी बात की गई है। आगे लिखा है विच टेक्स इन हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 840 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हीट इंजन है वह हीट कितने टेम्परेचर पर ले रहा है, 840 डिग्री सेल्सियस पर, 840 डिग्री सेल्सियस पर। एंड रिजेक्ट्स हीट एट टू अ रिजर्वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वह सेम टेम्परेचर पर कर रहा है जितने पे हीट पंप कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा है रिवर्सिबल हीट इंजन आल्सो ड्राइव्स अ मशीन दैट एब्जर्व 30 किलोवाट। और जो हमारा हीट इंजन है वह जो वर्क डन कर रहा है, या हीट कह सकते हो कितने वाट पे, किलोवाट पे, 30 किलोवाट पे। आगे कह रहा है इफ द हीट पंप एक्सट्रैक्ट 17 किलोजूल पर सेकेंड। जो हीट पंप है वह एक्सट्रैक्ट मतलब हीट पंप जो हीट को खींच रहा है वह कितनी खींच रहा है, 17 किलोजूल पर सेकेंड। मतलब इतनी हीट पंप खींच रहा है, याद रखें। फ्रॉम द -5 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर, जो हमारा हीट पंप है इतने टेम्परेचर से इतनी हीट खींच रहा है। अब इसमें जो भी डाटा दिया उसको हम नोट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है, उसके आधार पर ही हम डाटा को शो कराएंगे। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिए हैं, हीट पंप और हीट इंजन। अब हीट पंप और हीट इंजन का ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि जो यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल मैच करा जाए। तो याद रखें, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, हीट इंजन ड्राइव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीट इंजन बनाएंगे, फिर उसके साथ जोड़ेंगे क्या, हीट पंप, क्योंकि हीट इंजन हीट पंप को चला रहा है या ड्राइव कर रहा है। तो डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं। तो हीट पंप में कई बार बता चुका हूं, बिल्कुल वैसे ही सेम बना लेना है, लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूं मैं। इस तरह इसको यहाँ पर इस तरह डब्बे बना लेना है, नीचे इसकी ऐसी लाइन खींच लेना है, एक सर्कल बना लेना है जिसमें हम क्या लिखेंगे, एच ई। ऐसे लिख दिया और नीचे लाइन खींच देना। नीचे लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, उसके लिए भी ऐसा डब्बा बना लेना। अब मैंने इसको बंद क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम क्या बनाने वाले, हीट पंप बनाने वाले। तो यहाँ पर इस तरह सेम वैसे ही जैसे हीट इंजन बनाते वैसे हम हीट पंप बनाते, ऐसा कर लें और नीचे लाएं इसको। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम सर्किल बना लेंगे और क्या लिख देंगे, हम HP लिख देंगे, हीट पंप। इसको नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ऐसा बना दिया मैंने। ऐसा क्यों बनाया है, ये ध्यान से समझे। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, देखो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिया है, जो क्या हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है हीट को, और इसके अंदर हीट पंप जो सॉरी हीट पंप भी इतने टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है, और हीट इंजन भी आप देख सकते हैं इतने ही टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है। तो इसको हमने क्या, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने एक डब्बा बना दिया दोनों का। अब इसको हम क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर बॉडी लेते हैं, क्या है ये हीट इंजन है, तो इसको हम क्या देते हैं, T1 देते हैं, याद रखें। और T1 की जो वैल्यू दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने दी है, 840 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने कैसे पहचाना है, यहाँ पर लिखा रिवर्सिबल हीट इंजन विच टेक्स इन हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 840 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हीट इंजन है वह हीट ले रहा है रिजर्वायर से, और रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना दिया, 840 डिग्री सेल्सियस। तो हम 840 लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस क्या कर देंगे, 273। अब जितना भी होगा उसको मैं आगे यहाँ पर गिवन डाटा में लिख दूंगा, अभी इतना समझाने के लिए बहुत है। अब यहाँ से ये हीट रिजेक्ट करता है, तो हमने मान लिया Q1 रिजेक्ट कर रहा है, और सॉरी Q1 हीट सप्लाई कर रहा है ना, सॉरी Q1 हीट सप्लाई कर रहा है किसको, हीट इंजन को। और हीट इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है वह क्या कर रहा है, हमने मान लिया Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो किस टेम्परेचर कर रहा है यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या मान लिया,
T2 मान लिया, और T2 का टेम्परेचर दोनों के लिए कितना दिया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे और प्लस 273 कर देंगे। ये हमारी क्या हायर टेम्परेचर बॉडी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, सिंक होता है, इसे हम लोअर टेम्परेचर बॉडी बोलते हैं। तो याद रखें, लेकिन अब दोनों को कनेक्ट किया गया तो उसको भी ध्यान से हमें समझते हुए चलना। इस तरह के कंसेप्ट जो हम सेपरेट में लगाते थे उसको भी लगाना, लेकिन उसके साथ साथ हमें दोनों को देखते हुए चलना। यहाँ पर उसने क्या बोला, एक हीट इंजन है, हीट इंजन इतने टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है, मतलब इतने टेम्परेचर सोर्स से हीट सप्लाई हो रही है Q1 के रूप में, और Q2 के रूप में 60 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हीट पंप की बात करें, जो स्टार्टिंग में हीट पंप के कंसेप्ट दिए, रिजर्वायर कितना 5 डिग्री सेल्सियस, जहां से क्या कर रहा है, हीट को डिलीवर कर रहा है। तो इसको हमने क्या मान लिया है, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, तो इसको हम क्या मान लेंगे, T3 मान लेंगे, T3 मान लिया। तो यहां से कितना टेम्परेचर दिया रिजर्वायर का इसके हीट पंप के लिए, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 का लिख देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे 273 का। अब इसके बाद क्या कह रहा है, उस हीट, जो हीट पंप है वह हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक्सट्रैक्ट मतलब ये यहां पर दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब खींच रहा है, हीट पंप भी हीट खींचेगा, तो इसको मैंने ऐसा एरो बना दिया, हीट खींच रहा है और रिजेक्ट किस पर कर रहा है, इतने ही डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको हमें एरो कैसे बनाने पड़ेंगे, ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब इस बॉडी को हमें क्या करना पड़ रहा है, मेंटेन करना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, ऐसे एरो बना दिए। अब यहां से ऐसे सीरियल से चलेंगे, तो Q2 हो गया था, तो इसको मैंने क्या मान लिया, Q3 मान लिया कि Q3 हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, हीट पंप किसको दे रहा है, जो हमारा नीचे जिस हमें सोर्स को मेंटेन करना है, या फिर सिंक बोल सकते हैं। ऊपर से हमें क्या करना है, जब Q3 होगा तो इसको मैंने क्या मान लिया, Q4 मान लिया। अब क्वेश्चन में कुछ और डाटा दिया है, 70 किलोजूल पर सेकेंड, याद रखें, इसमें अच्छे से पढ़ लें। लिखा रिवर्सिबल हीट इंजन आल्सो ड्राइव्स अ मशीन दैट एब्जॉर्ब 30 किलोवाट, और जो हीट इंजन है वो मशीन को एब्जॉर्ब कर रहा है। हम इसका एरो कैसे बनाते थे, याद रखें, इस तरह, मतलब हीट पंप के ऊपर वर्क किया जा रहा है और हीट इंजन के द्वारा किया जाता, तो हम एरो कैसे बनाते, ऐसा बनाते। और कितना हीट इंजन का वर्क डन दोनों पे जो इस पर किया जा रहा है और इसके द्वारा किया जा रहा है, ये यहाँ पर क्या दिया, W इक्वल टू कितना दिया है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 30 किलोवाट दिया, तो हमें यहाँ पर 30 किलोवाट का 30 किलोवाट लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर हीट इंजन का वर्क देखें तो हम WE से डॉट कर दें, और इस पे हीट पंप का वर्क देखें हम तो WP से डॉट कर दें। ये एरो का ध्यान रखें, इसके ऊपर एरो शो कराना, इसके द्वारा शो कराना। तो हीट इंजन का एरो बाहर की ओर होगा और हीट इंजन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो जैसा मैंने इसके ऊपर दिखा दिया, इसके बाहर जाते हुए दिखा दिया, और नीचे हमने ये एरो इसलिए लगा दिया बस कि यहाँ पर दिखा दें कि दोनों का कंबाइंड वर्क डन दिया, इसके द्वारा किया जा रहा है, इस पर किया जा रहा है, इसलिए इसको फाइनल वर्क डन ना माने। इन दोनों के द्वारा जो वर्क डन है, जैसे इसके द्वारा किया है, इस पर किया जा रहा है, ऐसा कंबाइंड किया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, जबकि इनके सेपरेट वर्क डन WE और WP अलग होंगे। तो ये हो गया कंबाइंड वर्क डन। अब जो हीट जो दिया यहाँ क्या कर, हीट पंप, याद रखें, हीट पंप के बारे में दिया, हीट पंप एक्सट्रैक्ट्स हीट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खींचना। तो हीट पंप हीट कहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दिया 5 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर से खींच रहा है। Q4 इक्वल टू क्या दिया है, 17 किलोजूल पर सेकेंड। किलोजूल पर सेकेंड दिया है, वर्क डन भी किलोजूल पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वाट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद ये जो डाटा दिया उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे T1 इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1113 केल्विन। इस तरह फिर हम देखेंगे T2 इक्वल टू, तो T2 यहाँ पर लिख देते हैं, T2 इक्वल टू दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सॉरी इसमें क्या, हाँ T2 इक्वल टू लिख सकते हैं, तो कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया, 60 में इतना हमने ऐड किया, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है इसका ये आ रहा है 333 केल्विन। अब दूसरा टेम्परेचर और दिया, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं T3 क्वांटिटी A, तो इसको 278 हो जाएगा, तो 278 लिखते हैं डायरेक्ट, सॉरी 278 केल्विन। इसके अलावा जो डाटा दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्क डन सीधा डायरेक्ट W इक्वल टू दिया है कितना, 30 किलोवाट। इसको हम ब्रैकेट में F इक्वल करके ऐसा लिख सकते हैं, WE प्लस WP, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों के इक्वल दिया है।
अब इसके बाद Q4 भी दिया, तो Q4 भी हम लिख लेंगे, कितना दिया 17 किलो जूल पर सेकेंड, शायद इतना ही डाटा दिया। ये डाटा लिखने के बाद हमें जो निकालना है वह यहाँ पर लिखिए पहले रेट ऑफ हीट सप्लाई फ्रॉम इतने इतने से हीट जो सप्लाई की जा रही है, इस तो यहाँ पर हीट पंप की डाटा निकालना। फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिजेक्शन किया जा रहा है इतने, फिर इसकी डाटा निकालना। दोनों की डाटा वन बाय वन निकाल के मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर की बात कर रहा है 840 हुआ कहाँ है, हीट इंजन की इधर है। तो इसकी हम क्या, हीट इंजन की यहाँ पर जब टेम्परेचर दोनों दिए हैं तो हीट इंजन की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट कर देना, जो भी डाटा दिया है 11113 माइनस, और T2 इक्वल टू क्या दिया, 333 दिया है, मतलब दोनों की वैल्यू रख दी, बटे में T1 की फिर से रख दें 111 और 3, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसका डिवाइड कर दें, तो हमारी जो इफिशियंसी आ रही है मेरे अकॉर्डिंग वह आ रही है 0.70, इतनी इफिशियंसी आ रही है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अगर इसको और सॉल्व करना चाहें, बाद में आप सॉल्व नहीं करना चाहते, तो जो इफिशियंसी है इक्वल क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। लेकिन किसका, हीट इंजन का वर्क डन। हीट इंजन के वर्क डन की वैल्यू नहीं दी है, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1, मतलब हीट सप्लाई यहाँ पर क्या हो रही, Q1 हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.70। अब अगर हम हीट इंजन का वर्क डन निकालना चाहें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.70 इंटू क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ना तो वर्क डन निकल सकता ना Q1 निकल सकता, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया। याद रखें एक Q1 है तो हमने 1 मान लिया। तो इतना 1 मानने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। अब इसके बाद हम जो कंसेप्ट लगाएंगे वह हीट पंप की लगाएंगे। तो हम आगे अच्छे से लिखेंगे बी नो दैट, या बी आल्सो नो दैट, बी नो दैट क्या COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप आप लोगों ने पढ़ा होगा। COP इक्वल टू क्या होता है हमारे, जो जिस बॉडी को हम मेंटेन कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है वह बटे क्या होती है हमारी, वर्क डन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है वह क्या की जा रही है, Q4 की जा रही है। क्या Q4 की जा रही है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर Q4 लिख देंगे, बटे में क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन कौन सा हो जाएगा हमारा, पंप का वर्क डन होगा। तो ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। अब इसको हमें और एक्सप्लेन करेंगे, तो जो है यहाँ पर क्या है हमारा Q4 है, Q4 हम हीट सप्लाई कर रहा है, लेकिन किस बॉडी को मेंटेन कर रहा है, T2 को मेंटेन कर रहा है। तो जिस बॉडी को हम मेंटेन करते हैं उसका टेम्परेचर हमेशा हीट पंप के अंदर ऊपर आता है, और जो हमारा वर्क डन है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो वर्क डन रहेगा दोनों के लिए हमें सेम रहता है, लेकिन इधर की टेम्परेचर याद रखें, इधर की टेम्परेचर लेके चलेंगे तो इधर की टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। तो याद रखें ये सारे कंसेप्ट मैंने जब हीट पंप वगैरह जो भी समझाए हुए हैं थ्योरी में, उसमें समझा दिया था कि कौन सा टेम्परेचर ऊपर आता है, कौन सा टेम्परेचर नीचे आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा COP, इसके अकॉर्डिंग ये जो टेम्परेचर की नंबरिंग दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर T3 दिया और यहाँ पर T2 दिया। हायर टेम्परेचर ये हो गया इसलिए मैंने यहाँ पर T2 लिख दिया, लोअर टेम्परेचर ये हो गया इसलिए मैंने T3 लिख दिया। और जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है, कौन सी हीट पंप कौन सी बॉडी को मेंटेन करता है, हायर टेम्परेचर बॉडी को करता है। हीट पंप की तुलना में हम देखें तो ये इसका टेम्परेचर लोअर है और इसका टेम्परेचर हायर है, तो हायर टेम्परेचर बॉडी को हमने कहा लिख दिया T2 ऊपर। अब यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करना है। चाहे तो आप इसको साथ में लेके चल सकते हैं, तो Q4 आप लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, WP लिखें, वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं कर दूंगा इसकी वैल्यू पुट। तो यहाँ T2 की वैल्यू जो दी है उसको मैं यहाँ पर देखकर लिख देता हूँ। ये दिया 333 दी है T2 की वैल्यू, और फिर से हमें नीचे भी वही वैल्यू लिखना है 333 माइनस यहाँ पर T3 की वैल्यू जो दी है वह इन दोनों को ऐड करके कितनी दी है, तो यहाँ पर लिखे 278 दी है, 278 हो गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एक ही बार में कर सकते हैं, इसमें से इसमें इन दोनों को माइनस कर लें, फिर ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 6.05 आ रही है। अब यहाँ पर देखें Q4 की वैल्यू दी गई है, यहाँ 70 रख देते हैं हम। WP नीचे दिया है, इक्वल में क्या दिया 6.05 जो मैंने निकाला। अब यहाँ से हम WP बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो 17 बटे क्या हो जाएगा हमारा 6.05।
अब बस ऊपर वाली वैल्यू में नीचे को डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी जो आ रही है 2.8 किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड क्यों आई? क्योंकि ऑलरेडी हमने Q4 को किलो जूल पर सेकेंड में रखा हुआ। तो हमारा क्या आ गया? वर्क डन आ गया। किसका आ गया? पंप का आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये इस वैल्यू में देख रहे हैं, ये जो वर्क डन है किसका? हीट इंजन का। इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W इक्वल टू क्या दिया है? इन दोनों का डिफरेंस। या फिर ऐसा कह सकते हैं वर्क डन जो हमारा काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। जो वर्क डन काम कर रहा है यहाँ पर W, इसको जो वर्क डन टोटल है, याद रखें, जो वर्क डन टोटल दिया है इसमें क्या कर रहा है? इसके द्वारा वर्क किया जा रहा है और इसको भी वर्क डन सप्लाई किया जा रहा है। मतलब जो पावर कह सकते हैं, किलोवाट दिया, पावर कह सकते हो। पावर क्या हो रही है? यहाँ डिवाइड हो रही है। एक तो इसको दिया गया, इसके द्वारा वर्क किया गया, फिर क्या किया? कुछ यहाँ पर इसको दी गई। तो हम कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस ऐसा लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ई हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू पी। क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है। या फिर यहां से अगर डायरेक्ट आप, जैसे हम कंसेप्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं हम लोग? कंसेप्ट लगाते हैं कि डब्ल्यू ई वर्क डन है, जो यहाँ पर एरो लगाते हैं, और यह दो भागों में डिवाइड होगा। एक तो नीचे हो गया, यहाँ लिख दिया एक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू पी। जैसे एरो बने वैसे कंसेप्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ई माइनस, ये हो गया मैथमेटिकली कंसेप्ट। ये हमारा बेसिक थ्योरी कंसेप्ट है। थ्योरी कंसेप्ट ये कह रहा है कि यहाँ से जो वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है, ये दो भागों में, या टोटल जो पावर है दो भागों में डिवाइड हो रही है। एक तो हमारे हीट इंजन के लिए हो रही है और दूसरा हीट पंप के लिए हो रही है। तो दो भागों में डिवाइड हो गए तो मतलब दोनों का डिफरेंस होगा ये। तो दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी जो इसको माइनस कर लें, जो मैंने ऊपर लिख दिया था, तो इसको अभी माइनस कर लें। ये क्या है? दोनों का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये माइनस कर लें, आप इसको करेक्ट कर लें। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब दोनों का डिफरेंस है, ये हमारा कितना दिया है? यहाँ पर 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं दिया, डब्ल्यू ई कर लिया मैंने इसको। ये हमारा अभी मैंने जस्ट निकाला, कितना निकाला? 2.8 निकाला हुआ है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? डब्ल्यू ई निकालना है। तो डब्ल्यू ई क्या हो गई? बाहर आ जाएगी। ये डब्ल्यू ई हमारी बाहर आ गई, तो ये हमारा कहाँ? इधर पहुंच जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2.8। इस तरह हमारा डब्ल्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 32.8 किलोवाट हो जाएगा। 32.8 किलोवाट आ गया। तो इस तरह हमारा जब कौन सा ये जो हमारा डब्ल्यू ई निकाल लिया, तो इसको आसानी से निकाल सकते। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डब्ल्यू इक्वल टू 0.70 इंटू Q1। अब डब्ल्यू की हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली? 32.8 निकाली है। इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.70 हो जाएगा इंटू Q1 हो जाएगा। Q1 हमें निकालना है, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा? ये इस तरह भी रहेगा 32.8, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 0. क्या हो जाएगा हमारा? 70 हो जाएगा। इसका जब डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 46.86 किलो जूल पर सेकेंड। तो हमारा Q1 देखो, इसमें डाटा Q1 आ गया हमारा, पहले आपने देख लिया, और हमारा WE भी आ गया हमारा यहाँ पर, और A भी डाटा हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर जो निकालना रह गया वह रह गया सेकेंड वाला। क्या रह गया? रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। क्या? रेट ऑफ हीट सप्लाई। रेट ऑफ हीट सप्लाई मतलब क्या होता है? ये जो हमारा हीट पंप है, इसको हीट सप्लाई कितनी आ रही है? Q1 की आ रही है। रेट ऑफ हीट सप्लाई कितनी की आ रही है? Q1 की आ रही है। तो इतने टेम्परेचर पर जो हीट सप्लाई की आ रही है वह कितनी की आ रही है? 46.86 आ गई। अब रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्ट कितनी जा रही है? Q3 की जा रही है। तो हमारी Q3 निकालेंगे और Q2 दोनों भी निकाल सकते हैं। इससे अब आगे निकाल के देगा। तो हीट ऑफ रिजेक्शन मतलब हमें इन दोनों को निकालना है। इन दोनों कैसे निकालते हैं? इसकी हेडिंग डालते हैं, फिर इसको निकाल के मैं समझा देता हूं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रेट ऑफ हीट रिएक्शन। तो टोटल रेट ऑफ हीट रिएक्शन कितनी जा रही? Q2 की जा रही है और Q3 की जा रही है। तो टोटल रेट ऑफ हीट रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? Q2 प्लस Q3 हो जाएगी। अब ये जब निकलेगा जब हमारे पास Q2 हो Q3 हो, इन दोनों को निकालने के लिए हमारे जो कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम उसी को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? WE वर्क डन हीट इंजन का इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। इसी का यूज कर लेंगे। क्यों यूज कर लेंगे? क्यों WE इक्वल टू हम निकाल चुके, आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाला हुआ है। और
Q1 ऑलरेडी भी निकाल चुके हैं हम यहाँ से ही, जैसे हीट सप्लाई निकाल चुके हैं, दोनों का यूज करके Q2 निकाल सकते हैं। तो रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगी 32.8 इक्वल Q1 की वैल्यू है 46.86 माइनस Q2। अब Q2 निकालना तो Q2 को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और ए हमारा इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 46.86, ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 32.8 हो जाएगा। अब हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग Q2 की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 14.06 किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। तो हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए Q2 निकाल लिया। अब Q3 निकालेंगे तो Q3 किसके, हीट पंप के कंसेप्ट में, हीट पंप के कंसेप्ट में हम Q2 निकाल देते हैं। तो इसका जो वर्क डन क्या था, WP इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन Q3 माइनस Q4, Q3 माइनस क्या हो जाएगा Q4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर WP भी हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या रख देंगे 2.8 हो जाएगा, और Q3 हमें निकालना है माइनस Q4 कितना 17 दिया है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी दिया था। तो हम क्या निकालेंगे Q3 निकाल रहे हैं, तो ए इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.8 प्लस 17 हो जाएगा। इसको Q3 निकालेंगे हम, तो दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2.8 है ये, 2.8 और 17 ऐड कर देंगे। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही 19.8 किलो जूल पर सेकेंड। अब दोनों आ गए तो हीट ऑफ रिजेक्शन हम निकाल सकते हैं, इक्वल इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हीट ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर लिखकर आप निकाल सकते हैं। क्या Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 14.06, जो कि यहाँ से उठा ली मैंने, इसको उठा लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगी 19.8, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33.86 किलो जूल पर सेकेंड। इतनी हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यही हमारा क्या था टोटल हीट ऑफ रिजेक्शन। तो इसको भी निकाल लिया। थोड़ा सा न्यूमेरिकल मतलब अच्छा है, फिर भी समझने के लिए अच्छा है, आपसे बन जाएगा यदि आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। थैंक यू।